हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। आज हम सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पास सीटेट एग्जाम जो 2026 में फरवरी में लगा हुआ है, उसके विषय में थोड़ा चर्चा हो जाए। और 2 दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं डाला था क्योंकि मेरा एक मेंस एग्जाम लगा हुआ था, इसी वजह से। तो आज की हम जो क्लास है अपनी तैयार करते हैं, शुरू करते हैं पढ़ाने के लिए। आप सभी लोगों को बता दें कि सीटेट एग्जाम में के अलावा जो हमारी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें एनसीईआरटी से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का आप लोगों को एनसीईआरटी पुस्तक में जो मिलते हैं, तो उन्हीं एनसीईआरटी पुस्तक के माध्यम से ही आज हम जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, उसी का अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो सबसे पहले देर न करते हुए हम सभी लोग पाठ्यक्रम को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, तो हमारा सबसे इसमें टोटल 5 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है हमारा जो कि संसाधन है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तीसरा है कृषि। चौथा है उद्योग। और पांचवा जो हमारा है मानव संसाधन। बस इतना ही पार्ट हम लोगों को इस कक्षा 8 की जो हमारी ज्योग्राफी है उसमें पढ़ना है। तो चलते हैं हम सभी लोग आगे। भारत के संविधान की उद्देश्य का थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप सभी लोगों को बता दें कि इसमें जो संशोधन हुए थे, सबसे पहली बार जो संविधान में संशोधन इसमें उद्देशिका में हुआ था, तो इसमें संविधान का संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो यहाँ पास जो हम लोग देखते हैं कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर जो प्रतिस्थापित शब्द हुआ था, वो आप लोग देख सकते हैं कि ये कर दिया गया है। क्या क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये कर दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं तो जो हमारा यहाँ पास दिया हुआ है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा 1976 के थ्रू, उसी में देखते हैं कि जो यहाँ पास लिखा है ना, राष्ट्र की एकता, इसके स्थान पर क्या जोड़ दिया गया था? राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो ये है राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ दिया गया था। अब हम सभी लोग पाठ की तरफ चलते हैं, अपना पढ़ते हैं। जैसे हम सभी लोग अपना पाठ देखें तो पहला पाठ हमारा क्या है? संसाधन पाठ के विषय में समान जानकारी देखें तो जैसे हम लोग कहते हैं कि संसाधन क्या है, तो संसाधन क्या है, सबसे पहले इसको भी जानते हैं कि संसाधन जैसे कि प्रत्येक वस्तु जिसका हम उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं या उसका उपयोग हम करते हैं, वही सब क्या हो जाते हैं? संसाधन हो जाते हैं। जैसे हम सभी लोग देखते हैं अपने आसपास चारों तरफ जब निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि संसाधन विभिन्न प्रकार के हमको दिखाई देते हैं, और हम लोग सक्षम हो जाते हैं कि किस प्रकार के संसाधन हमारे आसपास में है। जैसे प्यास लगने पर जो जल मिलता है वह भी एक प्रकार का संसाधन है। हमारे घर पर जो विद्युत होती है जिसका उपयोग करते हैं, वो भी हमारे लिए जल जो मतलब एक प्रकार से संसाधन है। स्कूल से घर पहुँचने के लिए जो हम नक्शा उपयोग करते हैं, वो भी हमारे लिए एक संसाधन है। पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग हम अध्ययन करने के लिए करते हैं, वो भी संसाधन है। अब समझ लीजिए कि संसाधन क्या है। ये सभी जितनी भी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन को सुयोगी और उपयोगी बनाने के लिए, तो वही सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? हमारे लिए संसाधन कहलाती हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग ताज़ी सब्जियां लाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं? संसाधन हो जाते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, ये सभी क्या है? एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे लिए जीवन के लिए क्या है? उपयोगी है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई हैं? संसाधन हो गई हैं। अब हम लोग जैसे देखते हैं कि जो संसाधन होते हैं उनमें कई टर्म्स आते हैं कि संसाधन जिस प्रकार से जैसे हम जिसका उपयोग करते हैं, जिनकी उपयोगिता हमारे लिए मूल्य प्रदान करने वाली होती है, या तो वह हमें क्या करते हैं जिससे हमको मूल्य मिलते हैं, तो वो सब हमारे लिए संसाधन क्या हो जाते हैं? बहुत ही मूल्यवान हो जाते हैं। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? जो संसाधन हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, हमको सहयोग देने में, हमारे जीवन को उपयोगी बनाने में, हमको बढ़ाने में सहायता करती है, वह क्या हो जाती है? हमारे लिए मूल्यवान संसाधन हो जाते हैं। इसमें देखते हैं जो मूल्यवान शब्द आता है, मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो धातुएं आर्थिक मूल्य होता है, धातुएं जो होती हैं। लेकिन जब हम एक कोई मनोरम दृश्य देखते हैं या तो कहीं प्राकृतिक रूप से पर्यावरण है जिसको हम देखने जाते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं? आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन दोनों का क्या है? संसाधन के रूप में आते हैं ये हमारे लिए, और बहुत आवश्यक भी हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं,
और कुछ क्या हो सकते हैं, संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होते हैं। और हम लोग जैसे देखा जाता है कि आगे जो संसाधन के प्रकार हैं उसके विषय में देखते हैं। जैसे देखा जाए संसाधन के प्रकार में, तो संसाधन के प्रकार देखा जाए संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं मानव जो संसाधन है उसके रूप में हम लोग देख सकते हैं 3 प्रकार से। अब देखते हैं जैसे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन अर्थात जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अधिक संशोधन के बिना ही, जिसका हम ज़्यादा संशोधन ना करना पड़े, उसमें शोधन ना करना पड़े, उसे धुलना या ज़्यादा उसमें हमको खर्च ना करना पड़े, तो वही सब क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब जैसे देखा जाए वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। इन जो संसाधन होते हैं हमको क्या है कि निःशुल्क रूप से हमको प्रकृति देती है। कैसे देती है? निःशुल्क रूप से देती है। अब जैसे हम लोग देखते हैं इनको हम सीधे तौर पर अपने प्रयोग में लाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि इसको संशोधन के बिना ही प्रयोग कर सकते हैं हम सभी लोग। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छा तरह से जो उपयोग होता है हम अच्छे तरीके से, जैसे कि औजारों और औद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है हम लोगों को, तो ये जो प्रकृति होती है हम उनको अपने उपयोग में ला सकते हैं। अब जैसे प्राकृतिक संसाधन है इसको हम लोग 2 प्रकार से देख सकते हैं। जैसे एक देता है कि नवीकरणीय हो जाता है और दूसरा हो जाता है अनवीकरणीय। ये हो गया हमारा। अब 2 प्रकार का हो गया। जिसे देखते हैं तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, तुरंत हम लोग पुनः फिर से मिल जाते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं हम लोगों को? ये हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इनमें से कुछ जैसे देखा जाए तो कुछ असीमित होते हैं और उन पर क्या होता है, मानव क्रियाओं का जो है प्रभाव हमको दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है, ये सब हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। और जैसे देखा जाए नवीकरणीय जो संसाधन है, जल हो गया, मृदा हो गई, वन हो गई, यह सब क्या होता है, लापरवाही से जब किया जाता है इसका उपयोग या भंडारण, तभी यह क्या करते हैं, प्रभावित होने लगता है। अब जैसे देखते हैं तो जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व की सबसे क्या हो गई है, बड़ी वो हो गई है। अब हम लोग जैसे देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन होते हैं जिनका भंडारण सीमित होता है, जो अनवीकरणीय है। जैसे देखा जाए कि जो हमारे कोयला हो गए, प्राकृतिक गैस हो गई, भूभाग हो गए, या तो फिर पेट्रोलियम हो गए, ये सभी क्या हो जाते हैं, हमारे अनवीकरणीय संसाधन हैं। अब हम लोग जैसे आगे देखते हैं कि इन जो तत्वों का वितरण होता है वह विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जगहों पर असमान वितरण होता है इसका, किसका, संसाधन का। अब जैसे इसी में देखा जाए जो हमारे मानव निर्मित संसाधन है, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, अर्थात उनकी जो मूल प्रकृति होती है, जिस प्रकार के होते हैं उनसे अलग कर दिया जाता है, उससे दूसरी चीज का निर्माण कर दिया जाता है, तो क्या हो जाते हैं, हमारे लिए संसाधन बन जाते हैं, मानव निर्मित संसाधन हो जाते हैं। कैसे? जैसे लौह अयस्क होता है, उस समय तक संसाधन नहीं होता है जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना सीख नहीं लिया था। जब तक लोहा उसका प्रयोग करना नहीं जान गए थे तब तक वह संसाधन के रूप में ही था। अब लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के रूप में आते हैं। अब जैसे देखा जाए प्रौद्योगिकी भी एक प्रकार से देखा जाए तो मानव निर्मित संसाधन है। कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं हम लोग जानते हैं। आगे जैसे देखा जाए तो जो मानव संसाधन होता है, मानव संसाधन अर्थात लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान तथा कौशल हो। अब ज्ञान और कौशल कैसे आएगा? जब हम लोग, हमारे पास में क्या चीज़ हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन होता है, अर्थात मनुष्य के पास जो मानव है, मानव भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। जैसे लोग मानव संसाधन हम लोग मानते हैं लोगों को। अब जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने की मदद करते हैं, ये हमको संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना और मानव संसाधन विकास करना, यही हमारा क्या कहलाता है, मानव संसाधन कहलाता है। अब हम सब लोग जैसे देखते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन संरक्षण, अब लोग जैसे संसाधन क्या होता है, संसाधन के विषय में बात कर ले। संसाधन वह होते हैं, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, जो हमारे जीवन के उपयोगी हो और प्रतिदिन के नित्य जीवन को सुगम तरीके से हमारे जीवन में उपयोग लाने के योग्य हो, वही सब क्या कहलाते हैं, संसाधन हो जाते हैं। अब जैसे संसाधन का जो संरक्षण होता है, हम लोग जैसे देखते हैं कि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको तो हमको क्या करना है, उससे हम अपने संसाधनों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो हमारे
पहले अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है उनका क्या करना है हम लोगों को, उनका संरक्षण करना है। अब कैसे करना है, जैसे हम देखते हैं पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला हो गया, इन सब का क्या करना है, कम खपत करना है, कम इससे ऊर्जा लेना है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो संसाधन है वह बच जाएगा और उसका संसाधन का क्या हो जाएगा, संरक्षण भी हो जाएगा। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय जो नवीकरण के लिए है समय देना, अर्थात कितने समय में वह नवीन हो जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाता है। और जैसे संसाधनों का उपयोग करने की जो आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना है, यह चीज क्या कहलाती है, सतत पोषणीय विकास। क्या कहलाती है, सतत पोषणीय विकास कहलाती है। ठीक है, ये हो गया सतत पोषणीय विकास। अब इस शब्द का अर्थ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है इसको। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो 17 प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें से जैसे जल भी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अच्छा भोजन हो गया, गरीबी हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, हमारा पूरा सतत संपोषणी विकास के अंतर्गत आता है। प्रत्येक व्यक्ति का उपयोग कम करके, अर्थात जो उपभोग करता है उसको कम करे और पुनः चक्रण के लिए, अर्थात जो वस्तु है, जो संसाधन है, उसका पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अर्थात जब वह पुनः चक्रण हो जाए तभी वह हमारे फिर से उपयोगी आ सकती है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य, पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा किससे जुड़ा हुआ है, हम लोगों से जुड़ा है और पर्यावरण के संसाधनों से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को यह कर्तव्य बनता है कि जब प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है और मानवकृत जो संसाधन है उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, जिसे सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणी के आधार पर किया जाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए जो संसाधन है वह बचा रह सके। पृथ्वी पर जीवन की विविधता जो है उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। जैसे कई प्रकार के जो जीव हैं वो विलुप्त होते चले जा रहे हैं या तो फिर इन क्रिटिकल डेंजर्ड में हो गए हैं, मतलब कि उनकी विलुप्ति के कगार पर आ चुके हैं। देखा जाए प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाना चाहिए। जैसे वहाँ पास जो हमारा जल तंत्र है, वायु तंत्र है और हमारा जो वहाँ पास पेड़ पौधे हैं, जैव विविधता है, ये सब चीज़ें क्या हो चाहिए, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना विकास और अपना जो जीवन यापन है संसाधनों के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम सभी लोग देखते हैं जो इस पार्ट में कुछ टर्म्स आए हैं या तो शब्द बहुमूल्य हैं, उनको देखते हैं। जैसे हम सभी लोग देखते हैं एक शब्द होता है पेटेंट। क्या चीज़, पेटेंट। पेटेंट वह शब्द होता है, पेटेंट का अर्थ वह होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार या तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें जो मौलिकता है, अगर उसका हम एकमात्र अधिकार कर लें अपने, अर्थात हमारे ही संरक्षण में उसका कार्यक्रम हो, तो वही क्या कहलाता है, पेटेंट कहलाता है। अर्थात उसका जो डिस्कवरी है, जो खोज है या जो संरक्षण है वह किसके द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा हो रहा है, तो वह क्या है, पेटेंट है, एकमात्र अधिकार है। आगे जो शब्द देखते हैं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी शब्द वह होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति कपड़ा सिल रहा है, ठीक है, कपड़ा सिलने में क्या होता है, सूती वस्त्र लगता है, लौह अयस्क के सामान जो होते हैं, बुद्धि लगती है, इस प्रकार के जो होते हैं सब चीज़ें क्या होती है उसमें प्रयोग होता है। अब जैसे शब्दावली हम देखें कि संसाधन का भंडार, अर्थात संसाधन का भंडार वह शब्द होता है, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा को दर्शाता है। हम लोग जैसे और देखते हैं कि जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन का तात्पर्य होता है कि संख्या और योग्यता, अर्थात मानसिक तथा शारीरिक रूप से किस प्रकार से मानव अपना जो डेवलपमेंट किया हुआ है। और आगे जैसे जो हमारा इसमें जो शब्दावली है उसको देखते हैं। जैसे सतत पोषणी विकास जो हमारा शब्द आया है, इसको फिर से बता दें कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसके लिए जो संसाधन है हमारे, उनका क्या किया जा सके, बचाव किया जा सके। तो ये हमारा क्या हो गया, सतत विकास ये हो गया। अब जैसे सतत विकास के लिए कुछ सिद्धांत अगर हम निर्धारित करें, तो सतत विकास के लिए जो सिद्धांत हम निर्धारित कर सकते हैं कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल हो जाता है सतत विकास से, और मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। इससे पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना भी हम लोग इससे किया जा सकता है, जो सिद्धांत हमारा बन सकता है। पर्यावरण के प्रति हमारा व्यक्तिगत जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य हम बना सकते हैं। अब अपने अगले पाठ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पाठ के विषय में देखते हैं कि हमारा पाठ क्या है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और
वन्य जीवन संसाधन। अब हम लोग जैसे देख सकते हैं कि ये हमारे को बता रहा है कि किस प्रकार से जो हमारा संसाधन हम लोग पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से क्या क्या संसाधन हम लोगों को मिले हुए हैं, जिनका हम लोगों को अपने जीवन में उपयोग होता है और आगे बढ़ने में, हमारे जीवन को वृद्धि करने में, और हमारे जो आने वाले पूर्वज हैं उनको भी अपने अनुसार वातावरण बनाने के लिए ये सब चीज़ें क्या है आवश्यक होती हैं। जैसे सामान्य जानकारी के रूप में देखें तो कोई भी एक छोटा गांव ले लीजिए, वहाँ पास पानी होता है, मिट्टी होती है, लोग रहते हैं, जंगल होता है, वहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, तो यही सब मिल करके क्या करती है, हमारे संसाधनों का निर्माण करती हैं। हम लोग देखते हैं जैसे भूमि जो है हमारी, तो क्या कहते हैं कि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी क्या होती है, हमारी शामिल होती है। और भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल लगभग 30% भाग भूमि ही है। जैसे हम लोग देखते हैं जो भूपृष्ठ पूरा है टोटल, उसका 30% क्या है, हमारा भूमि है। अब यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं माने जाते हैं, क्योंकि कहीं जंगल है, कहीं पास नदियाँ बह रही हैं, कहीं कुछ है, तो कहीं पास बंजर ही है, कहीं पास या तो समुद्र है, या तो कहीं पास क्या चीज़ें हैं, मरुस्थल है, इसीलिए क्या है, पूरे रहने योग्य नहीं है। अब आगे जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कि मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण ही विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण पाया जाता है और असमान भी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे जो भूमि होती है हमारी, वह ऊबड़ खाबड़ होती है, स्थलाकृति, जैसे पर्वत बन जाते हैं, तीव्र ढाल हो जाते हैं, जलाक्रांत संभावित क्षेत्र हो जाते हैं, निम्न क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्र हो जाते हैं, सघन वन क्षेत्र हो जाते हैं, और इसी प्रकार से जैसे उर्वरक मैदान क्षेत्र हो जाते हैं, जहाँ पास हम लोग अपने जो खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं उससे क्षेत्र हो जाते हैं, और घाटी क्षेत्र हो जाता है। ये सभी क्षेत्र क्या हो जाते हैं, हमारे लिए भूमि के रूप में हमको मिलता है। अब भूमि का उपयोग हम लोग जैसे देखते हैं, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए हम लोग करते हैं। जैसे देखा जाता है कृषि में, वानिकी में, खनन में, सड़कों और उद्योगों की स्थापना करने में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूमि का साधारणतः उपयोग होता है। हम लोग और देखते हैं भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा, जैसे कि इसकी स्थलाकृति किस प्रकार की है, मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज किस प्रकार के हैं, जल की उपलब्धता है, या मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग में प्रतिरूपता के कारण बहुत मूल निर्धारक होते हैं। इसी जी शब्द जो बताए हैं सभी अभी, इन्हीं के कारण बस हमारी जो भूमि की उपयोगिता है वह निर्धारित होती है। जहाँ संसाधन ज़्यादा होंगे वहीं पास उसकी उपयोगिता ज़्यादा हो जाएगी, जल पास में है तो वहाँ पास ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी। अब हम सभी लोग जैसे देखते हैं कि जो भूमि के संसाधन का संरक्षण होता है उसको कैसे, जैसे बढ़ती जनसंख्या है हमारी, तो इसके कारण जो भूमि है उसकी जो वन है और वहाँ कृषि है, योग्य भूमि है, इसकी क्या होती है, ज़रूरत हमको ज़्यादा पड़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जंगल विनाश हो रहा है। इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा होता चला जा रहा है। इसलिए जो वर्तमान का समय है वह विनाश को अत्यधिक हम लोग जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए, वन रोपण कर देना चाहिए, भूमि उद्धार करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग करना चाहिए, और अतिचारण पर रोक लगा करके हम जो भूमि संरक्षण है वह किया जा सकता है हमारे द्वारा। ठीक है, अब हम लोग जिसे देखते हैं मृदा। मृदा क्या होती है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण का क्या जो पतली मृदा होती है हमारे पृथ्वी पर, वही क्या कहलाती है, हमारी मृदा कहलाती है। अब यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है, इसीलिए यह क्या हो जाती है, हमारी मृदा हो जाती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से होता है। ठीक है ना। अब हम लोग जिसे देखते हैं, यह अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, क्या, मृदा जो हमारी होती है, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बना देता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि मृदा में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखा जाए तो मृदा में क्या है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिर देखा जाए उच्च वच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। समय, मृदा परिच्छेदिका मोटाई को निर्धारित करती है। ये सब चीज़ें क्या हो गई हमारी, जो मृदा के निर्माण में या उसको प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। एक टर्म आप इसी भी देख लीजिए, मृदा परिच्छेदिका जो होती है किस प्रकार से निर्माण होता है वो चीज़ें देखिए, और शब्दावली भी है। अच्छा, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना ही या उसका क्षय होना ही क्या है, अपक्षय। अब जैसे पृथ्वी जो हमारी है देख लीजिए, जैसे सबसे ऊपरी परत जो होती है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। उसके बाद जिसे देखा जाता है तो बालू, गाद, किले के साथ उपमृदा जो हमारी बनती है, जिस पर हमारे अंदर जो जड़ें जाती हैं। फिर उसके बाद अपक्षयित चट्टानों पदार्थ, ये चट्टानी पदार्थ हो जाती हैं। फिर जनक चट्टानें, अर्थात जिससे जन्म होता है, जिससे हम लोग जो जहाँ पास हमारे देखा जाता है कि यहीं पास से जो चट्टानें हैं वह शुरुआत हो जाती हैं। अब हम लोग देख लिया, आगे बढ़ते हैं।
जैसे देखा जाए मृदा निर्माण के कारण क्या है, मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक होते हैं। मृदा निर्माण के ये कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय ही निर्धारित करता है। जैसे मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय जैसे देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं मृदा के संरक्षण के लिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग मल्च लगा सकते हैं। क्या, पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैसे पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, ये हो जाता है। वेदिका फार्म कर सकते हैं। वेदिका फार्म जैसे चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, जिससे इनका क्या हो सके, मृदा का अपरदन कम हो सके। समोच्चय रेखी जुताई कर सकते हैं हम लोग, अर्थात ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद जैसे देखा जाए तो रक्षक मेखलाएं कर सकते हैं हम लोग इसमें डाल करके। और जैसे देख सकते हैं समुच्चय रेखी रोधिकाएं हो जाती हैं, रोधिका बना दिया जा सकता है, चट्टान बांध कर दिया जा सकता है, बीज की फसल उगा दिया जा सकता है। ये सब चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। अब हम अपने अगले जो सेगमेंट है जल, उसके विषय में जानते हैं। जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 1/3 क्या है हमारा, 1/4 अर्थात 3/4 जो होता है, 3/4 क्या है हमारा, जल ही हम मिलता है हम लोगों को। जल ग्रह कहना उपयुक्त होता है किसको, पृथ्वी को, ठीक है। लगभग 3.5 वर्ष पहले जीवन आदि जो होते हैं वह सब कहाँ होते हैं, महासागर में प्रारंभ हो जाते हैं। और देखा जाता है कि जो अलवण जल हो वह केवल कितना है, 2.7% है, अर्थात जिसमें लवणता नहीं है। और जितने भी जल है उसमें क्या है, लवणता है। पृथ्वी का 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में हम लोग देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं, जैसे अंटार्कटिका में देख लेते हैं, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में हमको मिलता है। उसके बाद जैसे देखा जाता है जो भौम जल है, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जैसे हम आप सभी लोगों को बता दें कि जो जल है, जल चक्र जो होता है, उसको देखा जाए जल चक्र की एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। जैसे जल है, फिर नमी हुई, फिर उसमें आर्द्रता जब बढ़ती है तो वो ऊपर उठती है हवा के माध्यम से, फिर धीरे धीरे क्या होता है उसमें ऊष्मा के माध्यम से वह ऊपर उड़ती जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जब संघनन होता है, संघनन के माध्यम से वह हिमांक कण पर पहुंचती है। हिमांक कण के बाद फिर क्या होता है, अगर वह हिमांक कण से नीचे है जो हिमांक बिंदु है उससे संघनित होकर के तो वह बर्फ के रूप में नीचे आई, अगर ऊपर है, और उससे नीचे है तो क्या है, जल की बूंदों के रूप में नीचे आती है। इसी प्रकार से इसका जल चक्र हमेशा है चलती रहती है। आगे देखा जाए जैसे जल की जो आवश्यकता है हमारी, तो उसकी उपलब्ध जो समस्याएं होती है, जल की आवश्यकता जो उपलब्ध समस्याएं होती हैं, जैसे देखा जाए विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी हमको मिलती है। क्या होती है, जल की कमी पाई जाती है। हम लोग देखते हैं कि हमको कमी दिखाई देती है। जैसे अधिकांश अफ्रीकी देश, पश्चिमी एशिया देश, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य के भाग जो होते हैं वो वहाँ पास जल की आपूर्ति की कमी देखी जाती है। और यह जो कमी होती है हम लोगों को बहुत ही जल संरक्षण के लिए आगे प्रेरित करती है। जल संसाधनों का जो संरक्षण होता है किस प्रकार किया जाता है, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों का पहुंचना एक बहुत सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। क्षीण होते संसाधन के कारण जल के लिए उठाने जाने चाहिए जो कदम है वह नवीकरणीय संसाधन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं और इनको अति उपयोगी बना सकते हैं, और जो प्रदूषण होता है उसको हटा करके हम लोग इसके उपयुक्त रूप में ला सकते हैं। हम लोग जैसे देखते हैं जो वन और वन्य वनस्पतिक आवरणिक धारा प्रवाह के माध्यम से जो जल होता है वह मंद हो जाता है, और उसके माध्यम से हम इसका जो भूमिगत जल होता है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा भौम जल में वृद्धि होगी। तो इससे हमारा जो जल का संरक्षण हो सकता है। और जैसे देखा जाता है कृषि में हम लोग ऐसे ही पानी लगा देते हैं नालियों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से ही, तो क्या होता है उससे ज़्यादा जल चला जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि स्प्रिंकलर जो हमारी एक सिंचाई पद्धति होती है, ड्रॉप पद्धति होती है, तो उसके माध्यम से अगर हम सिंचाई करें तो कम जल में हम अपनी सिंचाई कार्य को भी कर सकते हैं। इन विधियों को अपना करके हम क्या कर सकते हैं, बहुमूल्य जल का संसाधन को जो है उसको संरक्षित किया जा सकता है। आप लोग जैसे देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के रूप में देखें तो स्कूल में बच्चे जो है प्राकृतिक वनस्पतियों को विषय में जब देखते हैं कि जो रेशम कीट होते हैं, जैसे हमारा जो कपड़ा बनता है उसके विषय में जानकारी मिल जाती है उनको। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। आप सब लोग समझिए। अब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। क्या, जैव मंडल, जैव मंडल कहते हैं। अब जैव मंडल जो होता है हमारा, वह सभी जीवित जातियां जो होती हैं उसी में निवास करती हैं जैव मंडल में, और यही जीवन आधारित जो तंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। क्या, पारितंत्र कहते हैं। अब पारितंत्र जो हो गया। अब वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। इसी के अनुसार हम देखते हैं इस पौधे
से इमारती लकड़ी मिलती है, प्राणियों को आश्रय मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, इसी से हम लोगों को जो औषधीय तत्व मिलते हैं, फ्लैक्स मिलते हैं, तारपीन का तेल मिलता है, गोंद औषधि, जितने भी कागज मिलते हैं जिस पर हम लोग लिख पढ़ रहे हैं, ये सभी क्या है, औषधि जो तत्व हैं या तो प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं उन्हीं से हम लोगों को मिलता है। अब इसमें वन्य जीव की भी बहुत बड़ी जो है भागीदारी होती है, जैसे कि जो पक्षियाँ होते हैं उनके परागकण के माध्यम से यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, जिससे उसमें पुष्प का जो पल्लवन हो जाता है अत्यधिक अच्छे तरीके से हो जाता है। वन्य जीवन के अंतर्गत जो जीव, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप में आते हैं, उनके माध्यम से हम देखते हैं कि हम लोगों को जो मिलता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलती है और ऊन प्राप्त होते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं हमारे लिए, जो संसाधन के रूप में एक तरीके से आ जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है उसको देखा जाए तो इनका वितरण तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। हर जगह प्रत्येक विश्व में क्या है, जो इनका वितरण है वह अलग अलग तरीके से देखा जाता है। और जैसे देखा जाए 4 वर्गों में देख सकते हैं, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा के रूप में हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग जैसे देखें, वाष्पोत्सर्जन होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। ये चीजें हम लोग देखते हैं इसमें। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण जो इसे करना है, तो पारितंत्र को हम लोगों को जो उनका अनुरक्षित है उसको क्या करना होगा, हम लोगों को सुरक्षित बनाया जाना चाहिए, जिससे जो है उनका जो प्राकृतिक वनस्पतियां और वन्य जीव है उनका क्या हो सके, संरक्षण हो सके। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक जो मिल करके इन प्राकृतिक संसाधनों का जो लुप्त होने का प्रक्रिया को वृद्धि करते हैं, उनमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, कमी लाना चाहिए, जिससे जो खास प्रजातियों की जो होती हैं, जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें जो कमी आती है उनको क्या किया जा सकता है, कमी लाया जा सकता है। जो पशुओं की खाल है, चमड़ा है, नाखून है, दांत है, पंख है, इन सब पर क्या हो जाए, एकत्रीकरण पर रोक लगा दिया जाना चाहिए, जिससे जो इनका अनाधिकार रूप से शिकार किया जाता है उस पर कानून बना दिया जाना चाहिए। कुछ जंतुओं जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बल, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, इन सभी पर क्या कर देना चाहिए, लोगों को संरक्षण और जागरूकता फैलाना चाहिए, जिसके माध्यम से क्या हो सके, लोग इनके प्रति सजग और जागरूक हो सकें। हम लोग और जैसे देखते हैं कि जो प्रजातियां होती हैं उनकी सापेक्ष जो संख्या होती है वो उनको भंग न किया जाए। आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पास उनके लिए एक अच्छा आरक्षित क्षेत्र बनाया जाना चाहिए और जैव हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार करके हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक वन्य जो जीव हैं और वनस्पतियां उनका क्या किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है। हम सभी लोग जैसे आगे बढ़े तो जो इसमें पाठ में आए हुए शब्दावलियां उनको देख लेते हैं। जैसे हम सभी लोग अभी बता रहे थे ना राष्ट्रीय उद्यान के विषय में, तो राष्ट्रीय उद्यान वो होते हैं जहां वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र, वही सब क्या हो जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। और जैसे देखा जाए तो जैव मंडल प्रक्रम जैसे देख लें, जैव मंडल निचय देख लें, तो जहाँ वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े संरक्षित क्षेत्र होते हैं उनकी एक श्रृंखला होती है, जिससे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए इसे बनाया जाता है। अब हम सब लोग जैसे अपने अगले पाठ की तरफ चलते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि कृषि, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पास की अधिकांश जनसंख्या जो है वह कृषि पर आधारित होती है और कृषि के माध्यम से अपना जो गुजारा करती है या जीवन यापन या जीविकोपार्जन करती है। हम सभी लोग देखते हैं कि जो पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण होते हैं उसको 3 प्रकार के स्थितियों में देखा जाता है। जैसे एक इसमें जो आर्थिक क्रिया शामिल होती है उसको देखा जाता है, तो ये प्राथमिक रूप से, द्वितीयक रूप से और तृतीयक क्रियाओं के रूप में जाने जाते हैं। जैसे प्राथमिक क्रिया के रूप में देखा जाए तो इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन निष्कर्षण से होता है। जैसे इसमें देखा जाए तो कृषि, मत्स्य संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अब जैसे जो हमारा द्वितीयक क्रियाएं होती हैं उनको देख लिया जाए तो द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित, अर्थात उनका जो विनिर्माण होता है या तो प्रसंस्करण होता है, उनका जो पैकेजिंग होती है या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जा करके उसके रूप परिवर्तन किया जाता है, वो सभी इसके जो द्वितीयक क्रिया होती है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे देखा जाए इस्पात विनिर्माण हो जाता है, डबल रोटी पकाना हो जाता है, कपड़ा बनाना हो जाता है, ये सभी क्या हो जाते हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब जैसे तृतीय क्रियाएं वह होती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया जो क्षेत्र होते हैं उनमें से जो उन लोगों को सेवा या सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाती है हमारी तृतीय क्रियाओं के अंदर, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन क्या हो जाते हैं, ये हमारे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम सभी लोग जैसे आगे देखें, कृषि एक क्या है हमारा
कृषि एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। कृषि जो हम लोग पढ़ भी रहे हैं पाठ आज को, तो कृषि के अंतर्गत क्या आती है हमारी, एक पहली क्रिया के अंतर्गत हो जाती है, प्रथम प्राकृतिक क्रिया जो होती है। अब फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल किया जाता है। विश्व की 50% लोग कृषि से संबंधित हैं और भारत के अगर लोग देखे जाए तो लगभग 2/3 लोग क्या हैं, अब तक कृषि से निर्भर हैं। और देखा जाता है जैसे अनुकूल स्थलाकृति मृदा जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या होती है, अनिवार्य होती हैं। और हम सभी लोग जैसे देखते हैं तो जो कृषि का तंत्र है, इसके विषय में कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश जैसे देखा जाए तो बीज हो जाते हैं, और जैसे देखते हैं कि बीज के अलावा उर्वरक हो जाता है, मशीन हो जाते हैं और श्रमिक हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ जो संक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से ही संपादित होती हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन भी आते हैं। हम लोग देखते हैं तो कृषि के जो प्रकार है उसके विषय में देखा जाए तो इसमें बहुत प्रकार की कृषि हमको, जैसे भौगोलिक दशा, उत्पादन की मांग और श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि के मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 प्रकार से, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। लेकिन और तरीके से देखा जाए तो बहुत प्रकार से होती है। जैसे अब पहले निर्वाह कृषि को देख लिया जाए तो निर्वाह कृषि के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जिससे हमारा जो कृषक परिवार है उसका जीवन चल जाए, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। इसमें जैसे देखा जाए तो गहन निर्वाह कृषि होती है इसके अंतर्गत, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि वह होती है जो किसान के एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती किया जाता है। वो क्या हो जाती है, अधिक गहन निर्वाह कृषि हो जाती है। इसमें जैसे और देखा जाए तो जो हमारा दूसरा आता है इसके अंतर्गत गहन, जो हमारा निर्वाह कृषि है उसमें गहन निर्वाह के बाद आदिम निर्वाह कृषि आती है। आदिम निर्वाह कृषि वह होती है जो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण पर आधारित होती है। अब जिसे देखा जाए तो जो हमारी स्थानांतरित, इसमें भी आ गया 2 प्रकार से। तो स्थानांतरित जो कृषि होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि वनों को काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके हम लोग रहते हैं, और जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग होते हैं या जनजाति समुदाय के जो जनजातियां होती हैं उनके माध्यम से इस कृषि का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन होता है और उनके द्वारा ही इनका उपयोग किया जाता है। अब जो चलवासी पशुचारण होता है यह भी इसी प्रकार की एक कृषि के माध्यम का बनता है, जो प्रकार है वो बनता है। अब वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत देखा जाए, जैसे पहला हमारा हो गया, पहला कौन था, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत 2 आया था, कौन कौन सी, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। अब आगे जैसे देखते हैं तो जो हमारा वाणिज्यिक कृषि है इसके अंतर्गत भी किसी जैसे देखा जाए तो फसल उत्पादन, पशुपालन, बाजार, ये सब चीज़ें हम ले जा करके बेचते हैं तो यह क्या हो जाता है, हमारा वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आ जाता है। इसमें अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ये सभी तरीके के जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आगे जैसे देखा जाए तो इसमें जो हमारे वाणिज्यिक कृषि में अनाज कृषि आती है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से लगाई जाती हैं। गेहूं, मक्का समान रूप से उगाया जाता है, और इसमें गन्ने की ज़्यादा तक, और देखा जाए तो आलू, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं जो हम लोगों को देखा जाता है कि जिससे हम लोगों को धन की प्राप्ति हो सके, पूंजी की प्राप्ति अत्यधिक हो सके, इसीलिए उन लोगों को उन कृषियों को लगाया जाता है। और जैसे मिश्रित कृषि देखा जाए तो भूमि का उपयोग भोजन व चारे दोनों के लिए किया जाता है। इसमें देखा जाए तो जो हमारे धान हो जाते हैं, गेहूं हो जाते हैं और जो बाजरे हो जाते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे दूसरे प्रकार की जो मिश्रित कृषि है उसके अंतर्गत आ जाती है। हम लोग जैसे देखते हैं रोपण कृषि, वाणिज्यिक कृषि का एक ही प्रकार यही ये भी है, जहाँ पास चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की खेतियाँ जो होती है ये सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। हम लोग और देखते हैं जैसे मुख्य फसलों के विषय में देखें तो मुख्य फसलें बहुत हैं। इस जैसे देखा जाए तो हमारे देश में अब गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब तो खाद्य पदार्थ हो जाते हैं। जूट, कपास, ये सब हो जाते हैं, फसलें आ जाती हैं। और देखा जाए तो जो चाय है, कहवा है, ये सब मुख्य पेय के रूप में आ जाते हैं। हमारे देश में चावल जो है भी एक मुख्य फसल के रूप में आती है, गेहूं मुख्य फसल के रूप में आती है, मिलेट मुख्य फसल के रूप में आती है, मक्का, कपास, पटसन, काफ़ी, ये सभी क्या हो जाती है, हमारी मुख्य फसलों के रूप। इसके विषय में देखा जाए तो चावल विश्व की प्रमुख खाद्य ये है, और चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। आप लोग समझ जाइए, चीन चावल उत्पादन में अग्रणी भी देश है, भारत भी है, ये सभी देश क्या है, इसमें मुख्य फसलों के जो उत्पादन करता है। और देखा जाए तो जो गेहूँ है उसकी फसल की बुवाई जो होती है देखा जाए तो उसके लिए एक
शस्य कर्तन फसल की कटाई के लिए बहुत धूप तेज की आवश्यकता होती है। इसका विकास जो हम लोग देखते हैं सर्वोत्तम ढंग से किया जाता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में विस्तृत रूप से क्या होता है, उगाया जाता है। और यह भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। जैसे अभी हम लोग शीत ऋतु चल रही है ना, तो इसी समय हम लोग गेहूं की फसल लगी हुई है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में काम आता है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाया जा सकता है। जैसे अब लोग देखा जाए हमारी जो मक्का है, मक्का को देख ले तो इसे उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। और अब आगे जैसे देखें कपास है, तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और देखा जाए 100 से 200 तक की जो पाला रहित दिन होते हैं तापमान का, उसकी चमकीली धूप होनी चाहिए, आवश्यकता होती है। काली और जलोढ़ मिट्टी इसमें सर्वोत्तम होती है। और जैसे देखें जो पटसन होता है, पटसन ये इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। अब आगे जैसे देखा काफ़ी भी दोमट मृदा में इसके लिए आवश्यक होती है। और आगे जैसे देखा जाए जो चाय है, हमारा चाय फसल, इसको बागानों में उगाया जाता है और ये एक पेय के रूप में हम लोगों को प्रयुक्त होती है। इसकी जो कोमल पत्तियां होती हैं, इसकी वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सम वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। अब जैसे कृषि का विकास देखा जाए, तो कृषि के विकास में देखा जाए तो जो हम लोग देखते हैं कि कृषि का विकास जो संबंध है जनसंख्या के साथ है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगी उसी प्रकार से कृषि में जो मांग है वह बढ़ती जाएगी, तो उसी के अनुसार कृषि की जो है उत्पादकता और उसमें बढ़ाने के जो है काम किया जाता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, छोटी जोतों पर समानता जीविकोपार्जन करते हैं। और विकासशील और विकसित देशों में कृषि के विषय में जब जाना जाता है, जैसे देखा जाए भारत का एक फर्म, जैसे भारत में जो कृषि होती है बहुत ही साधारण तरीके से होती है, उतने अच्छे और उन्नत तरीके से नहीं होती है। हम लोग देखते हैं कि जैसे सहकारी समिति या जानवरों के लिए चारे का प्रयोग, पशुधन और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा उपायों और कृत्रिम गर्भाधानों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, जो अपनी कृषि का संचालन करते हैं, या तो जो कृषि होती है उसके अनुकूल जो हमारी सुविधाएं होती है उसको बना करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन और दूसरे देशों में देखा जाए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहाँ पास के जो हेक्टेयर होते हैं, जो फार्म होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे 250 हेक्टेयर के या तो इससे भी बड़े बड़े आकार के जो खेत होते हैं वह हो जाते हैं वहाँ पास। इसलिए वहाँ की जो देखा जाता है कि कृषि होती है बहुत ही उन्नत तरीके की हो जाती है और कम लागत में भी वहाँ पास उत्पादन अत्यधिक किया जा सकता है। हम लोग अब जैसे इस पाठ के जो कुछ शब्द आए हैं उसको देख लेते हैं। जो हमारा एग्रीकल्चर शब्द है, एग्रीकल्चर शब्द को देखा जाए उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से होती है। किससे? लैटिन भाषा से होती है। और जिसका अर्थ होता है एगर या एग्री, जिसका जो एगर या एग्रे से होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ मृदा और कल्चर होता है, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। अब जैसे मृदा और कल्चर आ गया है, तो इसके विषय में थोड़ा सा हम सब लोग देख लेते हैं। जैसे देखते हैं हम सभी लोग, तो ये हमारी कल्चर है। कल्चर में इस प्रकार के शब्दों को जोड़ करके अनेक प्रकार के शब्द बनाए। जैसे एग्रो से एग्रीज का एग्रीकल्चर हो जाता है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन विज्ञान कला है, इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है। अब सेरीकल्चर, जैसे सेरीकल्चर रेशम उत्पादन हो जाता है, कीट वाणिज्यिक ये पालन हो जाता है। उसके बाद जैसे पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर से क्या हो जाता है? मत्स्य उत्पादन का हमारा देख लिया जाता है। उसके बाद जैसे देखा जाए तो विटी कल्चर का क्या हमारा देख लेते हैं इसमें। तो विटी कल्चर से जो हमारा होता है वह अंगूरों की खेती हो जाती है। और हार्टिकल्चर से देखा जाए तो ये उद्यान कृषि भी हो जाती है। इसमें क्या होता है? वाणिज्यिक उत्पादन, उपयोग के लिए लाई गई सब्जियां, फूलों और फल जो का उगाना हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाती है। इसको कृषि कह देते हैं। इसे रेशम उत्पादन, इसे मत्स्य उत्पादन, इसे द्राक्षा कृषि और उद्यान कृषि, ये कल्चर शब्द से हमारे बन जाते हैं। आगे देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं तो कृषिगत भूमि का विश्व वितरण जो है, ये हम सब लोग देख सकते हैं। जो देखिए दिखाया गया है कि कृषि का जो इस प्रकार से होगी कृषि, तो जो ये कलर में है कृषिगत जो भूमियां हैं, ये पूरा हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये भारत हो गया, भारत में इतना कृषिगत है। और उसके बाद ये देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया है हमारा, ये हमारा चीन हो जाता है, ये इधर हमारा उत्तरी अमेरिका हो जाता है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, और ये हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप होता है, ये हमारा हो जाता है। जो हम लोग देखते हैं कि हमारा एशिया का पूरा क्षेत्र हो जाता है। यही सब हमारा जो है यूरोप के क्षेत्र हैं जाते हैं। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग जैसे देखें तो जैविक कृषि, तो जैविक कृषि जो शब्द है, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक
पीड़कनाशी जो कीटनाशी होती है उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन में वृद्धि होती है और उनकी जो आनुवंशिक रूपांतरण है वह अच्छे तरीके से हो जाता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किया जाता है, जैसे झूमिंग कृषि जो होती है हमारे उत्तर पूर्वी भारत में होती है, मिल्पा कृषि मैक्सिको में होती है, रोका कृषि ब्राजील में होती है और लदांग कृषि जो हमारी होती है मलेशिया में होती है। जैसे देखा जाए जो हमारा अगला चैप्टर है उद्योग, तो उद्योग के विषय में देखेंगे कि उद्योग किस प्रकार से हमारे संसाधन के रूप में आता है और हमारे जीवन को उपयोगी बनाता है और सरल बनाता है। तो जो हम लोग देखते हैं कि विनिर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो उद्योग शब्द आ जाते हैं, तो उद्योग जो कच्चा माल होता है उसमें जाता है कृषि के माध्यम से या किसी भी प्रकार से जो हमारे संसाधन है उनका जो कच्चा माल होता है वो जाकर के उद्योगों में क्या होता है, हमारे उद्योग को बढ़ाने में कार्य करता है। अब जैसे देखा जाए तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से होता है। किससे होता है? आर्थिक गतिविधि से होता है। अब आर्थिक गतिविधि से इस प्रकार होता है क्योंकि उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हो जाता है। इस प्रकार लोहा, इस्पात और उद्योग जो वस्तुएं होती हैं वो इन्हीं से संबंधित हो जाता है। अब जैसे देखते हैं जो उद्योगों का वर्गीकरण होता है, तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कच्चा माल के आधार पर देखा जाए तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित जो हमारे उद्योग होते हैं वह निर्धारित किए जाते हैं। अब जैसे आगे हम सभी लोग देखें तो कृषि आधारित क्षेत्र में देख लें, तो कृषि आधारित पर देखा जाए तो कृषि आधारित में जो वनस्पति और जंतु आधारित उपयोग उत्पाद होते हैं उनका प्रयोग, खाद्य संसाधन, वनस्पतिक तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग, कृषि पर आधारित जो कृषि होती है वह हो जाते हैं। अब खनिज आधारित प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत जो खनिज अयस्कों का उपयोग होता है वह कच्चे माल के रूप में होता है, जिससे उद्योगों के उत्पादन एवं उद्योगों का पोषण किया जाता है। अब समुद्र आधारित जो हमारा कृषि होती है उस पर देखा जाए, जो उद्योग होते हैं सॉरी, तो उसमें देखा जाए तो समुद्र आधारित में जो महासागरों से प्राप्त उत्पाद होते हैं उनके कच्चे माल इसके रूप में किया जाए। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल और निर्माण के रूप में किया जाता है। वन आधारित जैसे हम लोग देखते हैं तो वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में जो करते हैं, लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण में जो भी किया जाता है वो सब हमारे किसके अंतर्गत हो जाते हैं, ये हमारे वन आधारित। ये कृषि का हमारा वर्गीकरण हो गया जो उद्योग का सॉरी। तो अब इसका देखा जाए तो आकार जैसे देखा जाए उद्योग के विषय में, तो उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी के आधार पर होता है और लोगों के संख्या के आधार पर होता है। अब जैसे जितना हमारे पास पूंजी होगी, जितने हमारे जनसंख्या जो लोग उस पर काम कर रहे होंगे उसी के आधार पर हमारा जो होगा उद्योग का वृद्धि होगी या उतना आकार होगा। अब जैसे लघु आकार के उद्योग होते हैं और वृहत आकार के होते हैं, जैसे कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हो जाते हैं, इसी के लिए इसको लघु आकार के बोल दिया जाता है। और हम लोग जैसे देखते हैं कि जो हमारा जो बहुत वृहत आकार के उद्योग होते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, लौह उद्योग हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे बहुत ही बड़े जो आकार के या विस्तृत आकार के हमारे उद्योग हो जाते हैं। हम लोग सब लोग जैसे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर अगर देखा जाए जो उद्योग का वर्गीकरण, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है या तो व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा होता है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों तथा जो समूहों के द्वारा होता है ये चीजें। और जैसे सहकारी क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादन या पूर्तिकारों तथा जो उसमें कामगार होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब जैसे उद्योगों की अवस्थिति जो होती है उनको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको देख लिया जाए, तो वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। कौन कौन से? भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, ये सब चीजें क्या होती है हमको प्रभावित करती हैं। किनको? उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां ये सब कुछ कारक जो होते हैं आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इसके वहां पर आप पास में रहने से क्या होगा, परिवहन कम लगेगा, दाम कम हो जाएगी, लागत जो होगी वो कम हो जाएगी, इनकी उपलब्धता जल्दी से हो जाएगी। इसी प्रकार से क्या होता है, इनकी जो अवसंरचनात्मक है वो क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। हम लोग जैसे देखते हैं कि जो उद्योगों का विकास होता है वो कहाँ होता है, प्रायः नगरों और शहरों के विकास जहाँ होता है वहीं पे आसपास होता है। अब जैसे देखते हैं औद्योगिक तंत्र क्या होता है। औद्योगिक तंत्र के विषय में देखा जाए तो यह निवेश, प्रक्रम और निर्गत के आधार पर होता है। निर्गत कैसे? निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जो जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचनात्मक शामिल होते हैं। ये सभी प्रक्रम इसमें क्रियाकलाप में शामिल किए जाते हैं। परिष्कृत जो माल हो जाता है वो सब चीजें आ जाती हैं, कपास हो गया, मानव श्रम हो गया, कारखाना, परिवहन लागत, ये सभी चीजें इसमें होती हैं। जैसे औद्योगिक
देख लिया जाए जो प्रदेश होते हैं उसके विषय में। औद्योगिक प्रदेश जैसे देखा जाए तो विश्व में कई जगह हैं, जैसे अमेरिका में देखा जाए तो पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, ये सभी प्रदेश जो होते हैं क्या हो जाते हैं हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हो जाए। भारत में देखा जाए तो भारत में औद्योगिक प्रदेश के रूप में जो है मुंबई, ठाणे, पुणे, समूह, बंगलौर हो गया, तमिलनाडु प्रदेश हो जाता है, हुगली हो जाता है, अहमदानगर, वडोदरा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम और इसी प्रकार से जो हमारा दिल्ली, मेरठ, ये सभी चीज़ें हो जाती है हमारे क्या है भारत में भी ये प्रमुख उद्योग के जो क्षेत्र हो जाते हैं। जैसे आगे देखते हैं तो प्रमुख उद्योगों का जो वितरण है उसके विषय में जान लें तो उद्योगों का जो वितरण है बहुत है, जैसे लोहा हो गया, इस्पात उद्योग, अवस्थित जर, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा। वस्त्र उद्योग हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, ये सब चीज़ें क्या है बहुत दूसरे दूसरे देशों में है। जैसे लोहा इस्पात को ही देख लिया जाए तो यह एक भारत में भी है और अन्य देशों में भी इसका क्या क्या है उद्योगों का वितरण हमको मिलता है। अब हम लोग जिसे देखते हैं कि जो औद्योगिक हम लोग स्थापना होती है, अर्थात उद्योगों का जो स्थान होता है निश्चित किया जाता है वह कच्चे माल के आधार पर ही निर्धारित होता है। हम लोग जैसे देखते हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्र उद्योग के लिए भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान है प्रसिद्ध हैं। और जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कौन से केंद्र है? कैलिफोर्निया, सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु, इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे जैसे देखा जाए एक शब्द आता है प्रगलन। प्रगलन यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यह शब्द के माध्यम से जाना जाए कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, यही क्या हो जाता है प्रगलन। अब हम एक चीज़ दिखा देते हैं, जैसे देखा जाए तो उद्योगों को जो अवस्थिति होती है उसको स्थापित होने के लिए ये सभी जो कारक हैं ये क्या है निर्धारित करते हैं। जैसे ये उद्योग हो गया संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, ये सभी क्या करते हैं इसको प्रभावित करते हैं। हम सब लोग अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पार्ट का क्या नाम है अगले? मानव संसाधन। अर्थात देखा जाए तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। कौन? लोग, मानव जो है वह क्या होते हैं? सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी हो जाती है, अर्थात संसाधन के रूप में हमको उपयोगी हो जाती है। जैसे अब देखा जाए तो हम लोग स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो संसाधनों का विकास करते हैं उसी से हम लोगों को क्या हो जाता है? जीवन विकसित होता है। और अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन भी विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। अब अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनकी संख्या और लक्षण भी अधिक अधिक रहते हैं या बदलते रहते हैं। अब सभी हम लोग जैसे देख लें तो एक परिवार को ही देखा जाए तो एक परिवार में देखा जाए तो बच्चे होते हैं, माता होती हैं, बहनें होती हैं, भाई होते हैं और दादा दादी, ये सभी लोग मिल करके क्या करते हैं? एक परिवार का निर्माण करते हैं। अब जैसे देखा जाए तो जो जनसंख्या का वितरण होता है, जनसंख्या वितरण भूपृष्ठ पर देखा जाए तो उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप इस प्रकार कहते हैं, जैसे कि जो जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण इतना अधिक तरीके से है कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग किस पर है? भूपृष्ठ के जो लगभग 30% भाग है, अर्थात जैसे 90% मनुष्य जो भूमि भाग है उसके 30% भाग पर ही रहता है, निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, अर्थात कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हुए हैं। जैसे देखा जाए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उत्तर अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और उच्च पर्वतों पर देखा जाए तो वहाँ पास लोग कम होते हैं, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं। अब हम सभी लोग जैसे देखते हैं कि आगे किस प्रकार के जो हमारे पाठ में चर्चा की गई है मानव संसाधन के विषय में, तो देखा जाए कि जो जनसंख्या का घनत्व होता है, अर्थात जो हमारा ये शब्द है, पहले हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो पृथ्वी का जो एक पृष्ठ होता है, 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे पृथ्वी पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। जैसे भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 382 ये हो जाता है। अब इसे देखा जाए तो सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 51 सारे विश्व का। उसके बाद देखा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिणी
पूर्व एशिया में देखा जाता है। अब जैसे देखा जाए जनसंख्या वितरण को जो हमारे ये है प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तो भौगोलिक रूप से देखा जाए तो स्थलाकृति, जैसे पर्वत अगर निर्माण हुआ है तो वो क्या हो जाएंगी, वहाँ पास जो जनसंख्या वितरण है वह कम रहेगा। जैसे एंडीज पर्वत हो गया, आल्प्स पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, यहाँ पास लोगों की जनसंख्या बहुत कम रहती है। जैसे जलवायु, जहाँ पास की जलवायु ज़्यादा ठंडी रहेगी या अत्यधिक गर्म रहेगी तो वहाँ लोगों का क्या हो जाएगा, जमावड़ा या वहाँ बसाव कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम तरीके से होता है। हम सभी लोग जैसे देखते हैं कि जो मृदा होती है उसके अनुसार भी जो जनसंख्या का घनत्व है वह वितरण प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, जैसे देखा जाए जब मृदा जो होगी वहाँ पास अगर उपजाऊ नहीं होगी तो कृषि नहीं होगा, जब कृषि नहीं होगा तो वहाँ पास लोग जा करके रहेंगे भी नहीं, और अगर जहाँ ज़्यादा उपजाऊ रहेगी तो क्या हो जाएंगे, लोग वहाँ जा करके बसेंगे। जैसे देखा जाए होंगहो नदी चीन में और नील नदी हो जाती हैं मिस्र में, तो ये सभी क्या हो जाती हैं, बहुत ही उपजाऊ मैदानी क्षेत्र बनाती हैं, जिसके कारण यहाँ पास जनसंख्या अत्यधिक रूप से रहती है। जैसे जल भी हो जाता है, जहाँ पास जल ज़्यादा रहेगा वहाँ पास लोग ज़्यादा रहेंगे। और खनिज जैसे हो जाता है, खनिज जैसे देखा जाए तो जहाँ पास खनिज संसाधन अत्यधिक रूप से हम लोगों को विद्यमान रहेंगे वहीं पास जाकर के ज़्यादा लोग रहने का क्या करेंगे, प्रकार करेंगे या तो वहाँ पास रहने का उपाय खोजेंगे। अब जैसे देखा जाता है जो सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक होते हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं जनसंख्या। आर्थिक कारकों में जैसे आर्थिक क्षेत्र, जैसे रोजगार जहाँ ज़्यादा होगा, अवसर प्रदान होगा, वहीं पास जो करके ज़्यादा लोग रहेंगे, वहीं पास आकर्षित होंगे, वहीं पास माइग्रेशन करेंगे, वहीं पास प्रवास करेंगे। जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान पर लोग ज़्यादा रहते हैं। वाराणसी जैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ वाराणसी हो गया, दूसरे जगह पर जैसे यरूशलेम, वेटिकन सिटी, इन सभी जगहों पर देखा जाता है तो धार्मिक लोग ज़्यादा रहते हैं। सामाजिक कारक के जैसे अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र जहाँ होते हैं वहाँ अत्यधिक जो आबादी होती है वह रुकती है। जनसंख्या परिवर्तन, जैसे जनसंख्या परिवर्तन देखा जाए तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से होता है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है। जैसे देखा जाए कि जनसंख्या जो है पहले 100 मिलियन थी, फिर 170, फिर 265, फिर 425, फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते क्या होती गई, आज हम देखते हैं कि 800 मिलियन से ज़्यादा हो गई है जनसंख्या, ठीक है ना। अब जैसे देखा जाए कि जो जन्मों का साधारण जन्म दर होती है वह आंका जाता है, हम लोग देखते हैं कि लोगों का, तो उसमें जब जन्म दर अर्थात प्रत्येक 100 व्यक्ति 1000 व्यक्ति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, ठीक है, कि 1000 पर कितने बच्चे जन्म जो लिए हैं वो कितने उनकी मृत्यु हुई है या तो कितने लोग बच गए हैं, ये चीज़ें। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। और जैसे देखा जाए किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहा जाता है। और हम लोग जैसे देखते हैं कि जो एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। विश्व में देखा जाए जो विश्व की जो जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण है वह प्राकृतिक वृद्धि का दर का तीव्रता में बढ़ना है। प्राकृतिक दर में वृद्धि जो होती है वो बढ़ने के कारण ही होता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, लोग एक देश में दूसरे देश जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। पहले उत्प्रवासी होते हैं, उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उत्प्रवासी हो जाते हैं। अप्रवासी कौन होते हैं, वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। अप्रवासी आने वाले, उत्प्रवासी कौन, जो देश को छोड़ करके जाते हैं। अब जैसे देखा जाए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या परिवर्तन की जो प्रतिरूप होता है उसको देख लें। तो जनसंख्या वृद्धि की दर में अलग अलग है, हम लोग देखते हैं, जानते भी हैं। कुछ जगह जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, कुछ जगह कम होती है। तो इसी तरह से देखा जाए जो जनसंख्या का प्रतिरूप है वह क्या है, हर जगह असमान तरीके से, समान रूप से नहीं है। जनसंख्या संगठन देख लिया जाए, किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उस देश की आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए कि बांग्लादेश और जापान है, अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है, ठीक है, समझ गए हैं ना। इसी प्रकार से एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसलिए देखा जाता है कि जनसंख्या संगठन संरचना जो है जनसंख्या की वो अलग तरीके से दर्शाई जाती है। हम लोग जैसे देखते हैं जनसंख्या संगठन जो होती है हमारी, यह हमको इस बात को जानने में सहायता करती है कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जनसंख्या का जो है संगठन है। जैसे देखा जाए
तो एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचि जो होती है, विधि हम लोग देखते हैं, बहुत विधि है, क्या है, जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। ये जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए कि 5 से 9 वर्ष के लोग कितने हैं, 10 से 14 वर्ष के लोग कितने हैं, इसी प्रकार से देखा जाता है। या तो फिर होता है कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित, इस प्रकार से हैं। और इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं जो जनसंख्या का पिरामिड होता है। हम लोग जिसे देखते हैं कि जो जनसंख्या का जो ये हम लोग देखते हैं इसमें संगठन में, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, वो युवा वर्ग का पिरामिड वहाँ चौड़ा होता चला जाता है, वहाँ ज़्यादा बनता है। और जहाँ भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि भारत का देश जो है क्या कहलाता है, युवाओं का देश कहलाता है। हम लोग जिसे देखते हैं कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। और हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसा संसाधन उपलब्ध है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए हमें उन्हें शिक्षित करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम सभी लोग जिसे देखते हैं कि हमारा देश एक युवा देश है। यहाँ पास की जो अत्यधिक जनसंख्या है वो क्या है, बहुत ही युवा है। जिसे देखा जाता है कि बोला जाता है 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है हमारे देश में क्या है, बहुत अत्यधिक है। तो हम लोग ये बताना चाह रहे थे हम आज के पाठ में कि आज का जो भूगोल की कक्षा थी, कक्षा 8 की एनसीईआरटी पुस्तक, उसमें हम लोग देखें कि किस प्रकार से जो हमारे लिए संसाधन है, या तो भूमि, जल, मृदा, खनिज, वानस्पतिक जो हो गए या वन्य जीव जो हैं, उन सभी का संसाधन के रूप में किस प्रकार से हमारे लिए हैं, कैसे उनका हम उपयोग करते हैं, कैसे वह उपयोग होकर के हमारे लिए संसाधन बनते हैं। और अगर देखा जाए तो जो हमारे लिए कृषि है, किस प्रकार से हमारे जीवन को सुपयोगी बनाती है, कैसे खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, उद्योग कैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में काम करता है, रोजगार प्रदान करता है जिससे लोगों को जीविकोपार्जन हो सकता है। और मानव, जैसे कि जो हमारा ये पाठ था मानव संसाधन, तो मानव किस प्रकार से एक संसाधन के रूप में होता है, उसका वितरण कैसे होता है, उसका प्रभाव कैसे होता है, कैसे वह प्रभावित होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हो गई है। तो हम सभी लोग आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। आज की किताब यहीं समाप्त होती है। आपसे केवल यही कहना है कि आप जब भी हमारे क्लास को देखें तो इसमें जो कुछ भी आप लोगों को लगता है कि और बढ़ाया जा सके, या उसमें कुछ परिवर्तन करके आप लोगों के पास दूसरे कुछ फैक्ट जो हैं और भेजा जाए, जिससे आप लोगों की जो परीक्षा है आने वाली फरवरी में जो भी है, और जो आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं उसमें आप लोगों को ये लाभकारी हो। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए। मेरे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करिए आप लोग देखने के बाद, और अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार वालों के पास भी प्रेषित करिए, जिसके माध्यम से हमें और आगे बढ़ने में सहायता मिले और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट बना करके आगे दे सकें। इन्हीं वचनों के साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि जय हिंद दोस्तों।